रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के दोस्त होते हैं और तीनों में बहुत प्यार होता है। रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ये गुजारा चले। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस बारिश में तो हमारे घर की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर पर खाने की भी किल्लत होगी। बारिश में तो मेरा आधा घर ही ढह गया। मेरे माता पिता इस इंतजार में हैं कि मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर को वापस से बनवा लूंगा। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट गया था। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही और हमारा शहर जाना भी जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी होगी, पर बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तेरे हाथ में क्या है? तुझे ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। ये देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। क्या हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं? ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, रगड़ के देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सुरेश, मुकेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी आंखों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते रहेंगे कि कुछ कहेंगे भी? हुकुम करिए, आपका हुकुम मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, पर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिन को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर उधार के पैसे से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी स्पेशलिटी तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट होती और लोगों को बहुत पसंद आती। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम हमें अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन्न लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, पर मैं हमेशा आपको ये बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल था। उसके मालिक का नाम धीरज था। पहले धीरज का होटल अच्छा चलता था
लेकिन जब से रमेश, सुरेश और मुकेश ने अपना तंदूरी रोटी स्पेशल होटल खोला, तब से धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनके होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया, हमारा धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद है। अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। धीरज रमेश, सुरेश और मुकेश का सीक्रेट पता करने पीछे लग जाता है। वो एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाने लगता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को, इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लूंगा, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा ना मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, पर उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उसकी राख को वहीं पर गिराकर दौड़कर रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल में जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, सुरेश और मुकेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, पर उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से ऐसी आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही? आग तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है। धीरज के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने का यही सबक होता है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और उस चिराग को सुरेश ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।